हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। आई एम कामिनी और इस चैनल पर आपको एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलती है जो आपकी प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। दिस एडिटोरियल एनालिसिस इज क्वाइट हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट। ऑन 12 सितंबर 2025 नेपाल ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी में एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। मिस कर्की बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये एक सिर्फ सिंबॉलिक अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक टर्निंग पॉइंट भी है जब नेपाल की पॉलिटिक्स डिकेड ऑफ इंस्टेबिलिटी और पब्लिक अपराइजिंग के बाद एक नई डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया नेपाल रिलेशन हमेशा से ज्योग्राफी, कल्चर, ट्रेड और सिक्योरिटी के थ्रू डीपली इंटरलिंक्ड रहे हैं। दोनों देश रोटी बेटी के रिश्तों से जुड़ा है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट और चाइना का फैक्टर जैसे चैलेंज इस टाई को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कर्कीज लीडरशिप और उनके चैलेंजेस एज ए नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया नेपाल रिलेशन और उनकी अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस, और फाइनली ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के पॉलिटिकल फ्यूचर का क्या इम्पैक्ट होगा साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स पर, यानी कि हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेपाल के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि नेपाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और नेपाल हमारे देश के साथ कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है। तो सबसे पहले नेपाल जो है उत्तराखंड स्टेट के साथ, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल और फिफ्थ सिक्किम, 5 स्टेट से नेपाल बाउंड्री टच करता है। और इसी के साथ नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। ओके, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नेपाल में कितनी स्टेट्स यानी कि कितनी प्रोविंसेस हैं। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स बोला जाता है, वैसे नेपाल में प्रोविंसेस बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रोविंस है कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम। ओके, तो इसी के साथ मैंने आपके लिए इसकी कैपिटल्स भी लिखती हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि कोशी प्रोविंस की कैपिटल है बिरतनगर, मधेश प्रोविंस की है जनकपुर, बागमती प्रोविंस की कैपिटल है हिटाउडा। ओके, गंडकी प्रोविंस की है पोखर, लुम्बिनी प्रोविंस है धेखुरी और कर्णाली प्रोविंस की है वीरेंद्रनगर सुरखेत, सुदूर पश्चिम प्रोविंस की है गोदावरी और कायलेली। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ये जो मैं आपको डिस्कशन करा रही हूँ वो है 14 सितंबर का, और 13 सितंबर और काफ़ी टाइम से इस नेपाल के रिलेटिव बहुत सारे एडिटोरियल आ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मैं आज आपको इसी लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, तो ये जो न्यूज़ है ये है 12 सितंबर फ्राइडे की, जब नेपाल ने अपनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है। इलेक्ट इन द सेंस कि चूज किया है, जे अभी इंटरिम गवर्नमेंट में है। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को एक न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और डिसॉल्व कर दी है पार्लियामेंट फ्राइडे को, और अनाउंस किया है कि देश में नेपाल के लिए फ्रेश इलेक्शन जो होंगे वो 5 मार्च 2026 को होंगे। अगर बात करें मिस कर्की की, तो मिस कर्की 73 ईयर्स ओल्ड वुमेन है और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं नेपाल की, और कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो ये हैं मिस कर्की। ओके, अब जानते हैं कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर नेपाल में बनाया हुआ है नेपाल के रिलेटिव, जो नेपाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो, मैं इसका उस लेक्चर का लिंक इस लेक्चर के नीचे दे दूंगी।
तो बात करें नेपाल की टेक सेवी जनरेशन जेड की, जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था 8 सितंबर को, मंडे को। तो यहाँ पर बोला ये गया है कि नेपाल की टेक सेवी जनरेशन जेड जो पॉलिटिशियन के सालों के मिसरूल और उनके फ्लैशी लग्जरी लाइफस्टाइल से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उन्होंने 8 सितंबर मंडे को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। ओके, देन एटलीस्ट बोला गया है कि 19 लोग मारे गए हैं ओली गवर्नमेंट ने जब ब्रूटल क्रैकडाउन किया था, और इस प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया को भी बैन किया गया। 9 सितंबर को मंगलवार ट्यूसडे को ये प्रोटेस्ट वॉयलेंट हो गया। डेमोन्स्ट्रेटर ने पॉलिटिशियन के घर स्टॉर्म किए और उन्हें जला दिया और कुछ नेताओं को फिजिकल अटैक भी किया। प्रोटेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सिंगा दरबार, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सिंगा दरबार जो एक सरकार का मेन ऑफिस है, उसे भी आग लगा दी। एक सिंबॉलिक तरीके से स्टेट को टेक ओवर करने जाने की दिखाने की कोशिश की थी। देन बात करते हैं मिस सुशीला कर्की के बारे में। बहुत डिस्कशन के बाद कैंपेनर्स ने मिस कर्की के नाम को लॉक किया कि एक सिविलियन गवर्नमेंट लीड करने के लिए, ओके, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो आज तक मैस क्रिएट किया है नेपाल में, उसे क्लीन करके कंट्री को अच्छी तरह से लीड किया जा सके। ओके, नाउ अब जब मिस कर्की को ऑफिशियली देश की स्ट्रीमिंग दी गई है, तो उनके शोल्डर्स पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जनरेशन जेड की डिमांड पर खरा उतरना। ओके, और साथ ही इलेक्शन को ओवरसी करना, ताकि एक नए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्मूथली हैंडओवर हो सके। ओके, मिस कर्की के लिए अभी इमीडिएट चैलेंज जो होंगे, अभी ये बात करते हैं कि जो मिस कर्की का जो बैकग्राउंड है वो क्लीन है, ठीक है, और काफ़ी बार इन्होंने एंटी करप्शन के लिए आवाज़ भी उठाई है। मिस कर्की के बारे में बोलें तो इन्होंने मास्टर डिग्री की है पॉलिटिकल साइंस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाराणसी, और लॉ डिग्री ली है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, और एक एक्टिंग चीफ जस्टिस रही हैं अप्रैल 13 टू जुलाई 10 2016 में, और अपॉइंटेड की गई थी चीफ जस्टिस 11 2016 में जुलाई में, और रिटायर्ड हुई थी जून 7 2017 में। ओके, अब इनकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होगी? अभी इनके लिए इमीडिएट चैलेंज काफ़ी टफ हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ओके, स्टेट के सभी ऑर्गन जैसे कि आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी में कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा इनको, और सबसे बड़ा इलेक्शन सक्सेसफुली ओवरसी करना। ओके, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए 2 टॉप प्रायोरिटी क्लीन है, ठीक है। सबसे पहले क्या, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। सबसे पहले जो है वो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को करना। प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ जिन्होंने 8 सितंबर को कार्नेज किया, यानी कि तोड़फोड़ की थी। ओके, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पार्लियामेंट, सिंगा दरबार, सुप्रीम कोर्ट पर अरसन और अटैक किए हैं। ओके, साथ ही इंटरिम हेड को एक और बड़ा काम करना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का रास्ता बनाना, ताकि नेपाल की डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग बन सके। ओके, तो ये तो थे हमारा जो द हिंदू के अकॉर्डिंग आर्टिकल, ठीक है। अभी हमें जो मेन पढ़ना है कि हमारे लिए नेपाल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जियोग्राफी एंड प्रॉक्सिमिटी। तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया और 3 साइडर, यानी कि इंडिया के साथ ईस्ट, साउथ, वेस्ट और चाइना के साथ नॉर्थ से कनेक्ट करता है। ओके, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए नेपाल को इंडिया के पोर्ट्स और रोड्स और रेलवे पे हैवी रिलाई करना पड़ता है। ओपन बॉर्डर है, तो दोनों देशों के सिटीजन वीज़ा है उसके बिना ट्रैवल और लाइव और वर्क कर सकते हैं। ओके, तो बात करें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाई की, तो इसके लिए एक शेयर्ड हिस्ट्री रही है। दोनों एंशियंट सिविलाइजेशन का ही हिस्सा रहे हैं, और हिंदुज़म बुद्धिज़्म का स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक भी है। रिलीजन की बात करें तो जैसे
पिलग्रिमेज वाराणसी, अयोध्या, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी दोनों के लिए इक्वली स्केयर्ड हैं। लैंग्वेज और कल्चर की बात करें, हिंदी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी बॉर्डर पर दोनों तरफ से समझी और बोली भी जाती है। सोशल टाई की बात करें तो मैनी क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस भी हुई हैं और फैमिली कनेक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। देन बात करें इकोनॉमिक रिलेशन की तो नेपाल नेपाल का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर जो इंडिया है, नेपाल का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर और इन्वेस्टर भी है। नेपाल की इंपोर्ट यानी कि नेपाल की इंपोर्ट इसेंशियल गुड्स जैसे फ्यूल, मेडिसिन, मशीनरी, फूड आइटम ये सारी की सारी इंडिया से इंपोर्ट करता है। रिमिटेंस की बात करें तो बहुत सारे नेपाली इंडिया में काम करते हैं और उनकी अर्निंग नेपाल की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। ओके, रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस का मतलब है जबकि एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर काम करता है तो उसको जो मनी मिलती है, सैलरी मिलती है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो देश के लिए भी जाता है, उसको आप रेमिटेंस बोलते हो। ओके, अगर बात करें एनर्जी कॉर्पोरेशन की तो नेपाल के पास ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जिससे इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है। ओके, बात करें अगर हम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तो इंडिया के लिए नेपाल एक बफर स्टेट है और इंडिया और चाइना के बीच, यानी कि यहाँ पर आपने देखा था नेपाल है और यहाँ पर है चाइना और यहाँ है इंडिया, ये एक बफर स्टेट का काम भी करता है जिसको आप सैंडविच स्टेट भी बोल सकते हो। ओके, उसी तरह दोनों देश सिक्योरिटी कॉपरेशन करते हैं यानी कि इल्लीगल एक्टिविटी ना हो इससे भी बचाते हैं जैसे स्मगलिंग, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग। नेपाली गोरखा जो हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, एक यूनिक मिलिट्री बॉन्ड भी बनी है। नेपाल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ओके, अगर बात करें हम इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन की तो इंडिया हिस्टोरिकली नेपाल की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता आया है। नेपाल अपने रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस करता है जो इसे रीजनल जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बनाता है। 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप हुई थी इनके टाई के बेस पे, लेकिन कभी कभी नेपाल में डिबेटेड भी रहती है ये चीज़। ओके, यानी कि 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी जो पीस की है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस अच्छे रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टूरिज्म और पीपल टू पीपल कनेक्शन की। इंडिया टूरिस्ट नेपाल विजिट करने वालों में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो इंडियन लोग हैं वो नेपाल में ज़्यादा टूरिज्म करते हैं यानी कि वो स्पेशली पशुपतिनाथ टेम्पल और माउंट एवरेस्ट में विजिट करते हैं। नेपाल के सिटीजन इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब के लिए फ्री आ जा सकते हैं। उसी तरह फेस्टिवल जैसे दशैन, तिहार, छठ, होली दोनों देशों में एक जैसे ही सेलिब्रेट होते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस इन रिलेशन में तो बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे काला पानी, पियाधुरा, लिपुलेख इशू रहा है इन पास्ट में। ओके, नेपाल को लगता है कि वो ओवर डिपेंडेंट है इंडिया पर, ये भी एक कंसर्न है कि नेपाल को लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो उसको इंडिया पे निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद इंडिया को कंसर्न है कि नेपाल चाइना के क्लोज ना हो जाए, अगर चाइना के क्लोज हो जाएगा तो काफ़ी इशू हो सकते हैं। पीरियोडिक ब्लॉकेड और रिस्ट्रिक्शन ने टाई को स्ट्रेन भी किया है। ओके, तो अभी बात आती है कि हमारे लिए हमारे दोनों देशों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, वाई दे आर इम्पोर्टेंट टू ईच अदर। नेपाल के लिए इंडिया और इंडिया के लिए नेपाल दोनों आपस में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल के लिए इंडिया ट्रेड, ट्रांसिट, सिक्योरिटी, जॉब और डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल पार्ट है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया कल्चर एलाई, सिक्योरिटी पार्टनर, एनर्जी सोर्स और हिमालय रीजन में एक स्ट्रेटेजिक नेबर है। इन शॉर्ट में बोलें तो इंडिया और नेपाल जियोग्राफी, कल्चर और इकोनॉमी के साथ नेचुरली जुड़े हैं। कभी कभी डिस्प्यूट होने
होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए डीप इंटरडिपेंडेंट रखते हैं। ओके, तो एट लास्ट इंडिया और नेपाल की दोस्ती को लोग रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जो जियोग्राफी, कल्चर और फैमिली टाई से बनाया गया है, लेकिन नेचुरल क्लोजनेस के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, ब्लॉकेड्स और चाइना फैक्टर जैसे चैलेंज भी हैं। आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही करंट अफेयर एडिटोरियल डिस्कशन के लिए महराज मास्टरी क्लासेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।